welcome back. Dear viewers, we are discussing plus one biology. Today's topic of discussion is the respiratory valence sheet. It is possible to make calculations of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized. प्रत्येक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उस पे ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोड्यूस होने वाली ATP है उसके मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी में ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हमें कुछ एजम्पशंस लेके चलना पड़ता है, तभी हम ये जो कैलकुलेशन करेंगे इनको हम सही पाएंगे। तो ये एजम्पशंस क्या हैं? पहली है देयर इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग। जितने भी पाथवे हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, मतलब विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट विद ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड ETC पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर द अनदर। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद ETC पाथवे जो है इनको एक दूसरे को फॉलो करना चाहिए। दूसरी जंक्शन है द NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and undergo oxidative phosphorylation। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADH जो सिंथेसाइज होती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करना चाहिए और वहां पर उसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होनी चाहिए। तीसरी है नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। तो जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं दे मस्ट एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड। जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है वो सिर्फ ग्लूकोज ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। No other alternative substrates are entering in the pathway at any of the intermediary stages. But this kind of assumptions are not really valid in a living system. अगर हम लिविंग सिस्टम की बात करें तो ऐसी assumption जो हैं वो valid नहीं है। All pathways work simultaneously and do not take place one after another. Substrates enter the pathways and are withdrawn from it as and when necessary. ATP is utilized as and when needed. Enzymatic rates are controlled by multiple means, but still by considering the above mentioned assumptions, we can measure the efficiency of the living system in extraction and storing energy. तो अगर हम इन assumption को मान के चलें तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So hence there can be a net gain of 38 ATP molecule during aerobic respiration of one molecule of glucose. कई बुक्स में 36 है, कईयों में 38 है, लेकिन NCERT में 38 मॉलिक्यूल है। 38 और 36 क्यों होते हैं वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये है बैलेंस जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसका चार्ट है पूरा। ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें मालूम है ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज गेट्स ब्रोकन डाउन टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इसमें 2 NADH मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करके माइटोकॉन्ड्रिया में 6 या 4 ATP मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन करते हैं। अब ये जो 6 या 4 मॉलिक्यूल हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा शटल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, जो हमने पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। और 2 ATP मॉलिक्यूल जो है उनकी फॉर्मेशन सबस्ट्रेट लेवल पे होती है। तो नेट गेन जो है वो 8 या 6 ATP मॉलिक्यूल दे आर प्रोड्यूस्ड नेट गेन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। दूसरा है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान द 2 molecules of pyruvate gets converted into 2 acetyl coenzyme A. During this reaction 2 NADH molecules are produced which releases 6 ATP during electron transport chain. तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान 6 ATP मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है। उसके पश्चात क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में 6 NADH और 2 FADH2 की फॉर्मेशन होती है और 2 ATP जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के दौरान। तो 6 NADH जो है वो 18 ATP मॉलिक्यूल बनाएंगे और 2 FADH जो है वो दे विल फॉर्म 4 ATP मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो नेट जो है वो 24 ATP मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। तो इनका अगर हम टोटल करें तो यहाँ पर 36 या 38 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। डिपेंड करता है ये शटल सिस्टम कौन सा ऑपरेट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये बैलेंस शीट हम देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। A single molecule of glucose therefore yield either 36 ATP molecule in many eukaryotes and 38 ATP molecules in prokaryotes and some eukaryotes.
Complete oxidation of 1 mole of glucose liberates 686 kilocalorie और 2870 किलोजूल ऑफ एनर्जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।